सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के अन्य जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उनके बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा केशव दास के बारे में, उसके बाद में पढ़ा बिहारी के बारे में, उसके बाद में चिंतामणि, उसके बाद में भूषण, फिर देव, फिर घनानंद। और आपको इस क्रम में याद भी रखनी है क्योंकि क्रम वाइज जन्म के हिसाब से बड़े से छोटे क्रम में पूछा जाता है। तो केशव दास जिनको हमने पढ़ा 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, बिहारी 1595 ईस्वी, उसके बाद चिंतामणि 1600 ईस्वी, उसके बाद भूषण 1613 ईस्वी, देव 1673 और घनानंद 1673 सेम है। तो देखिए 1555, 1595, 1600, 1613, 1673 इस तरह से ये क्रम भी पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और मैंने इसी क्रम में आपको ये 6 के जो बड़े कवि है, रीतिकालीन महत्वपूर्ण जो कवि है उनके बारे में डिटेल से पढ़ा भी और क्रम वाइज हमने किया भी। इसके बाद में जितने भी कवि आते हैं उनके बारे में और पढ़ते हैं। जैसे नंबर 1 पे अभी हमने लिया अन्य कवि में कुलपति मिश्र, जिनका जन्म 1600 ईस्वी में और 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु। ये महाराजा राम सिंह के, यानी जो जयपुर के राजा है राम सिंह, इनके आश्रय में रहते थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, नखशिख और मुक्ति तरंगिणी। इसमें रस रहस्य और संग्राम सार है, ये महत्वपूर्ण रचना है। ये संग्राम सार है, इसके अंदर द्रोण पूर्व यानी द्रोणा पूर्व का एक दृश्य है जो महाभारत का है, तो उसका हिंदी अनुवाद किया गया है। महाभारत जो लिखा गया है द्रोणा पर्व, उसका भाग का यहाँ हिंदी अनुवाद है। उसके बाद में रस निधि, जिसका नाम है पृथ्वी सिंह, इनका जन्म 1603 में और 1660 ईस्वी में इनकी मृत्यु। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये सभी रचनाएं आपको महत्वपूर्ण है, सारी की सारी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। रस निधि की रतन हजारा, जिसमें रस निधि को सबसे सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई थी रतन हजारा से। और ये जो रतन हजारा है वो बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित ये ग्रंथ है रतन हजारा। उसके अंदर कवित, बारहमासा, रस निधि सागर, हिंडोला महत्वपूर्ण, हिंडोला और अरिल, विष्णु कीर्तन और गीति संग्रह। तो इसमें अगर महत्वपूर्ण की, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रतन हजारा और हिंडोला महत्वपूर्ण रचना है रस निधि की। और रस निधि का मूल नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। उसके बाद में मतीराम 1604 ईस्वी से, इनकी प्रमुख रचना ललित ललाम। बहुत बार पूछा गया कि ललित ललाम जो रचना है वो किस कवि की है? वो है मतीराम की। और ये भाव सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने इस काव्य की रचना की थी ललित ललाम की, जिसमें 100 अलंकारों का विवेचन है, यानी 100 अलंकार उसमें ललित ललाम में है। और ललित ललाम जो ग्रंथ है उसका आधार ग्रंथ है कुवलयानंद, जो कि अपेकृति या अपय दीक्षित का लिखा हुआ है। उसके बाद में रसराज इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अलंकार 85 का, मतीराम सतसई, व्रत कौमुदी, फूल मंजरी, साहित्य सार, छंद सागर और लक्षण श्रृंगार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मतीराम सतसई है जो कि भोगनाथ के आश्रय में लिखी गई थी। व्रत कौमुदी जो ग्रंथ है वो स्वरूप सिंह के आश्रय में लिखा गया था। और फूल मंजरी जहांगीर के शासनकाल में लिखा गया था। तो मतीराम की एक तो ललित ललाम याद रखनी है आपको, रसराज याद रखनी है, मतीराम सतसई याद रखनी है, व्रत कौमुदी और फूल मंजरी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। व्रत कौमुदी और फूल मंजरी। उसके बाद में सुखदेव मिश्र की प्रमुख रचनाएं रस रत्नाकर, व्रत विचार, व्रत छंद विचार, अध्यात्म प्रकाश और फाजिल अली प्रकाश।
वृंद कवि, इसको आपको अच्छी तरह से सारे के सारे पॉइंट याद करने हैं। वृंद कवि जिन्होंने लिखा वृंद सतसई, जो कि एक नीति विषयक ग्रंथ है जिसमें 700 दोहे हैं। 700 दोहे हैं वृंद सतसई में, और लिखा गया है वृंद कवि द्वारा। और वृंद कवि 1643 ईस्वी से 1723 ईस्वी के बीच में इनका रचना काल रहा। और वृंद कवि का वास्तविक जो नाम है वह है वृंदावन। इन्होंने नयन पचीसी, पवन पचीसी, यमक सतसई, 12 मासा, भाव 85 का, श्रृंगार 85 का, इस तरह की रचनाएं इन्होंने की। और ये काशी में तारा पंडित के पास रहकर इन्होंने व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित, दर्शन शास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। यानी इनके गुरु का नाम है तारा पंडित। वृंद कवि जिन्होंने वृंद सतसई, नयन पचीसी, पवन पचीसी, यमक सतसई, 12 मासा और भाव 85 का, इस तरह की रचनाएं इन्होंने लिखी। उसके बाद में जसवंत सिंह 1623 से 1729, 1627 से सॉरी, जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के राजा हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ हैं जिनमें आपको भाषा भूषण हमेशा याद रखना है। भाषा भूषण बहुत बार पूछा गया है। भाषा भूषण किसका लिखा ग्रंथ है? जसवंत सिंह का। इसका विभाजन 5 प्रकाशों में किया गया, यानी 5 भाग है इसके, और उसमें कुल दोहे हैं 212। इसके बाद में इनकी ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं याद ही रखनी है। भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत और अनुभव प्रकाश, ये 3 तो आपको याद ही रखनी है। जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं जिसमें भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश। इसके बाद में आनंद विलास, सिद्धांत सार और सिद्धांत बोध भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के महाराजा हैं, उन्होंने भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत और अनुभव प्रकाश जैसी रचनाएं लिखी। उसके बाद में रसलीन, रीतिकालीन महत्वपूर्ण जो कवि रसलीन, जो कि 1699 से 1750 ईस्वी के मध्य इन्होंने लेखन किया, और इनका मूल नाम था गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम पूछा जाता है, क्या है? गुलाम नबी। रसलीन जिनकी प्रमुख रचनाएं अंग दर्पण, रस प्रबोध। देखिए, अंग दर्पण बहुत बार पूछा गया है। अंग दर्पण जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो रसलीन। फिर इनकी एक पंक्ति आती है बार बार, अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। ये बहुत बार रचनाएं पूछी गई। ये पंक्ति किसकी है या किस कवि द्वारा लिखित है, रचित है? तो उत्तर आना चाहिए रसलीन। इसके बाद में रीतिकालीन के महत्वपूर्ण और कवि भिखारी दास, जिनकी प्रमुख रचनाएं काव्य निर्णय। देखो, निर्णय जहाँ भी आए ना तो समझना भिखारी दास की है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, अमर प्रकाश, छंदोरण पिंगल, शब्द नाम कोश और शतरंज सतीका। तो इसमें आपको जो शुरुआत वाली 2 रचनाएं हैं, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, जो कि ये काव्य निर्णय है, ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो ये आपको महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो याद करनी है, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, भिखारी दास की रचना। उसके बाद में सोमनाथ, जिनका रचना काल 1725 से 1760 के बीच में रहा। सोमनाथ की प्रमुख रचनाएं रस पीयूष निधि, बहुत बार पूछा गया है। श्रृंगार विलास, पंचाध्याय, जो कि कृष्ण की रास लीला का वर्णन है इसमें पंचाध्याय में। उसके बाद में माधव विनोद, जो कि संस्कृत नाटक है। मालती माधव का पद्य अनुवाद किया गया है, मालती माधव का। तो आपको महत्वपूर्ण इसकी रचना है रस पीयूष निधि सोमनाथ की, ये याद रखना है। उसके बाद रसिक गोविंद, जिनका जन्म जयपुर में हुआ था, उन्होंने लिखा कलिजुग रासो, युगल रस माधुरी, सम्य प्रबंध, रामायण सूचिका और रसिक गोविंदानंद, विभाजन 4 प्रबंधों में। और इनका प्रसिद्ध ये रसिका गोविंदानंदन है, ये विशालकाय ग्रंथ है। तो इसमें महत्वपूर्ण रचना है रसिक गोविंद की कलिजुग रासो, ये याद रखना। उसके बाद में पद्माकर रीतिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण कवि हैं, और इनकी रचनाएं जो है, इन सभी रचनाओं को आपको अच्छी तरह से कंठस्थ करना है। पद्माकर, जिनका कार्यकाल 1753 से 1833 ईस्वी रहा। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरदावली लिखी, और ये बहुत बार पूछा जाता है। हिम्मत बहादुर वीरदावली जो रचना है ये किनकी है? पद्माकर की। पद्माभरण पद्माकर की।
जगत विनोद, बहुत बार पूछा गया, जगत विनोद रचना किनकी है? जगत विनोद रचना पद्माकर की है। इन्होंने जयपुर के महाराजा जगत सिंह के आश्रय में रहकर ये रचना लिखी थी, जगत विनोद। और इसमें 6 प्रकरण है, यानी 6 भाग है, और छंद है 731। उसके बाद में इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली, गंगा लहरी और कली 25। ये पद्माकर है, इनको उपाधि मिली गई है कविराज शिरोमणि की, यानी इनको उपाधि मिली है कविराज शिरोमणि की। ये जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, और ये रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं पद्माकर। तो पद्माकर के बारे में आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि पद्माकर है जो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे, और उन्होंने तभी प्रताप शाही विरुदावली भी लिखा। और उन्होंने जयपुर के महाराजा एक और थे जगत सिंह, उसके आश्रय में रहकर भी जगत विनोद लिखा। और महत्वपूर्ण रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली और पद्माभरण। जगत विनोद, प्रताप सिंह विरुदावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और कली 25। उसके बाद में कुमार मणि, जिनकी 2 रचनाएं हैं, रसिक रंजन, रसिक रसाल। और कुमार मणि है वो धवनी रसवादी आचार्य माने जाते हैं, और रसिक रंजन है वो संस्कृत शुक्तियाँ हैं इसमें, और रसिक रसाल में काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य हेतु, अलंकार, गुण, दोष, इन्हीं का विवेचन किया गया, यानी ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। दुल्हे कवि की एक महत्वपूर्ण रचना है, आपको कंठस्थी करनी है, कवि कुल कंठाभरण। किस कवि की रचना है? दुल्हे कवि की। कवि कुल कंठाभरण रचना दुल्हे कवि की है। छंद है इसमें 85 और अलंकार है इसमें 115। दुल्हे कवि, कवि कुल कंठाभरण। उसके बाद में महत्वपूर्ण कवि हुए ग्वाल कवि, जिनकी रचना कवि दर्पण, कुब्जाष्टक, रसिकानंद, बलवीर विनोद और गुरु पचासा। देखिए, मेरा कहना है कि इसमें कुब्जाष्टक जो रचना है ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ग्वाल कवि, कवि दर्पण, कुब्जाष्टक, रसिकानंद, बलवीर विनोद और गुरु पचासा। उसके बाद में प्रताप शाही जो कवि हुए हैं रीतिकालीन, जो 1823 से 1843 इनका रचना काल है। प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि। इसमें प्रताप शाही की एक तो व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विनोद और अलंकार चिंतामणि, ये 3 इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही, काव्य विनोद प्रताप शाही और अलंकार चिंतामणि प्रताप शाही। देखिए, चिंतामणि नाम से अलग रचना है, जैसे एक सीधा है चिंतामणि, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और योग चिंतामणि आए तो रामानंद की रचना है योग चिंतामणि, और अलंकार चिंतामणि आए तो प्रताप शाही की रचना है। इस तरह से ये चिंतामणि से 3 रचनाएं बनती है। एक तो सीधा चिंतामणि आई तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, योग चिंतामणि आई तो रामानंद, और अलंकार चिंतामणि आई तो प्रताप शाही। इसके बाद हैं बेनी परवीन, जिनकी महत्वपूर्ण रचना नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, यानी नवरस तरंग इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इसको आपको कंठस्थ करना है, नवरस तरंग को। और बेनी परवीन है, जिनको प्रवीण की उपाधि दी गई है, ये दी गई है भंडो आकार बेनी द्वारा। भंडो आकार बेनी ने इन्हें प्रवीण की उपाधि दी गई। इसके बाद में याकूब खां की एक रचना है रसभूषण, कई बार पूछा गया। रसभूषण किनकी रचना है? याकूब खां की। महाराजा राम सिंह, उन्होंने लिखा जुगल विलास, अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि, रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी जी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है हमीर हट। कालिदास त्रिवेदी की रचना याद रखनी आपको, कालिदास हजारा, वार वधु विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद, ये रचना है कालिदास त्रिवेदी जी की। तो कालिदास त्रिवेदी जी की कालिदास हजारा महत्वपूर्ण रचना है। गिरधर दास भारती भूषण श्रीपति की महत्वपूर्ण रचना है काव्य सरोज और सरोज कल्लिका। देखो, सरोज नाम से श्रीपति की रचना है, काव्य सरोज, सरोज कल्लिका। भूपति कंठाभूषण, कवि कुल कंठाभरण, ये दुल्हे कवि की थी, और कंठाभूषण भूपति की रचना है। मंडन मिश्र
जिन्होंने नैन पचासा लिखा, और नयन पच्चीसी है वृंद कवि की। नैन पचासा मंडन मिश्र का, जनक पच्चीसी रस विलास रस रत्नावली। उसके बाद में सूरती मिश्र की बेताल पच्चीसी और भक्ति विनोद। सेनापति की महत्वपूर्ण रचना आपको कंठस्थ करनी है, कवित रत्नाकर, बहुत बार पूछी जाती है, और काव्य कल्पद्रुम। ये दोनों रचनाएं अति महत्वपूर्ण रचना है, याद करनी है। सेनापति की महत्वपूर्ण रचना कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर रचना है सेनापति की, काव्य कल्पद्रुम रचना है सेनापति की। कवित रत्नाकर जो रचना है वो 5 तरंगों में यानी 5 भागों में लिखी गई हैं, जिसमें 394 छंद है। सेनापति जी है ये ऋतु वर्णन में उत्कृष्टतम सफलता इन्होंने प्राप्त की है, यानी ऋतु वर्णन में इनके द्वारा लिखित काव्य जो कि श्रेष्ठतम काव्य माना जाता है। इनकी सेनापति की 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। उसके बाद नप शंभु, जिनका वास्तविक नाम शंभुनाथ सिंह सोलंकी है। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचनाएं नायिका भेद, नक्सिक, सात शतक और बुद्धभूषण, जो कि संस्कृत भाषा में है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, यानी शिवाजी महाराज है उनके पुत्र माने जाते हैं नृपशंभु। उसके बाद है नेवाज कवि, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है शकुंतला नाटक, बहुत बार पूछा गया है। शकुंतला नाटक है ये किनके द्वारा लिखा गया है? नेवाज कवि द्वारा। हठी जी जो कवि हैं इनकी महत्वपूर्ण रचना है श्री राधा सुधा शतक, श्री राधा सुधा शतक हठी जी। और कृष्ण कवि के बारे में आप जानते हो कि बिहारी सत्सी जो लिखी गई है, इसी की जो प्रथम जो टीका है वो इन्हीं के द्वारा, और बिहारी के ये दत्तक पुत्र माने जाते हैं कृष्ण कवि, और उन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद बनाया है। और इनकी महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सत्सी की टीका और विदुर प्रजागर। इनकी 2 महत्वपूर्ण रचना है, बिहारी सत्सी की टीका, और इसी से ये हिंदी में प्रसिद्ध हुए, बिहारी सत्सी की टीका लिखकर। उसके बाद में वो भी उन्होंने सवैया छंद में लिखी, और विदुर प्रजागर दूसरी महत्वपूर्ण रचना है। और ये कृष्ण कवि है, ये महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। उसके बाद में राम सहाय जी, जिनका वाणी भूषण, ककहरा और वृंद तरंगिणी महत्वपूर्ण रचना है। तो वाणी भूषण और ककहरा याद ही रखना है, वाणी भूषण राम सहाय जी की और ककहरा राम सहाय जी का। पजनेश कवि नक्सिक और पजनेश प्रकाश। रीतिमुक्त जो कवि हुए हैं, जिसमें आपको 5 कवि आते हैं, याद रखना है। घनानंद, बोधा, देखो घनानंद का इसमें नाम नहीं है क्योंकि हमने घनानंद को पहले पढ़ चुके हैं डिटेल से। उसके बाद घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव, इसी तरह आपको याद करने हैं। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। तो रीतिमुक्त कवि जिनमें बोधा, विरह वारिस और इश्कनामा। देखिए जब बूढ़े हो जाते हैं तो वारिस पैदा हो जाते हैं, ये मानिए कि वारिस कब वारिसनामा लिखते हैं ना, जब बूढ़े होते हैं तभी लिखते हैं। तो विरह वारिस जहाँ नाम आए तो बोधा। और इश्कनामा, देखो नाम, नामा, ये नाम कब करते हैं? ज़मीन या हम कोई भी जो हमारे प्रॉपर्टी है, बेटे के नाम कब करते हैं? जब बूढ़े हो जाते हैं। तो इश्कनामा बोधा, विरह वारिस बोधा। और इसी तरह की 2 रचनाएं और देखिए, विरह लीला ये घनानंद की है, और इश्क लता जो कि घनानंद की है। देखिए इसी तरह विरह वारिस तो बोधा की है, विरह लीला घनानंद की है, और इश्क नामा बोधा की है, और इश्क लता घनानंद की है। इश्क लता, लता देखिए, लता मतलब बेल होती है। वो जब हम माने कि बरसात होती है, घन होते हैं, बादल होते हैं, बादल जब बरसात करते हैं तो ये बेल खूब बढ़ती है। तो इश्क लता घनानंद। आलम, उन्होंने लिखा आलम के लिए। ये जाति से ब्राह्मण थे, इन्होंने शेख रंग रेजिन नामक एक मुसलमान महिला है उससे विवाह किया था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा है, शेख रंग रेजिन नामक मुसलमान महिला से विवाह किसने किया था? आलम कवि ने। और आलम का मूल नाम देखिए, कई इन्हें जैसे डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन्हें इनकी जाति है वो शेख मानते हैं, वो कहते हैं ये हिंदू नहीं है, ये शेख जाति से है। तो ये भी आता है। आलम की महत्वपूर्ण रचना है आलम के लिए, क्योंकि जो आलम है इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आलम नामक 2 कवि हुए हैं। पहला हुआ था आलम नाम का
जो सूफ़ी कवि माना जाता है। और सूफ़ी कवि जो आलम था, उन्होंने 3 रचनाएं लिखी, एक तो माधवानल कामकंदला, और दूसरी श्याम सनेही, और तीसरी सुदामा चरित। ये तो सूफ़ी कवि हुए हैं आलम, उन्होंने लिखा है 3, माधवानल कामकंदला, श्याम सनेही और सुदामा चरित्र। दूसरे आलम जो कवि, जो रीतिकाल के आलम कवि हैं, इनकी एक ही रचना है आलम केली, ऐसा मानते हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इस मत से सहमत नहीं हैं। वो मानते हैं कि आलम है वो, जो ये आलम है, ये आलम नहीं हो कि इनकी जाति क्या है, शेख है, ऐसा मानते हैं। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद है, वो ये आलम और ये सूफ़ी कवि वाले आलम एक ही मानते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद में बात करते हैं ठाकुर की। ठाकुर ने ठाकुर शतक और ठाकुर ठशक 2 रचनाएं लिखी, और ठाकुर शतक है, इसका संकलन किया था लाला भगवान दीन ने। इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं ठाकुर शतक और ठाकुर ठशक, और इनके काव्य में तीज त्योहार का आनंद में और उल्लास में रूप प्राप्त होता है इनके काव्य में। उसके बाद में द्विज देव, जो कि रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, द्विज देव, और इनका मूल नाम है मान सिंह। द्विज देव का मूल नाम है मान सिंह। इन्होंने श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा और श्रृंगार लतिका सौरभ कविता ये काव्य लिखा। उसके बाद में रीतिकाल में अन्य कवि भी हुए हैं जिन्होंने वीर काव्य भी लिखा है, नीति काव्य भी लिखा है, भक्ति काव्य भी लिखा है, और अन्य काव्य भी लिखे गए हैं। तो रीतिकाल में श्रृंगारिक काव्य के साथ साथ अनेक काव्य भी लिखे गए हैं। जैसे वीर काव्य में नाम आता है लाल कवि, जिन्होंने छत्र प्रकाश और विष्णु विलास ये वीर काव्य लिखे, और लाल कवि जिनका मूल नाम गोरेलाल पुरोहित है। उसके बाद में बांकी दास, जिन्होंने वीर विनोद और सूर छत्तीसी काव्य लिखा। ये जोधपुर महाराजा मान सिंह के गुरु माने जाते हैं, और इनका संबंध जोधपुर से रहा है बांकी दास का। उसके बाद में सूदन कवि हुए, जो कि भरतपुर के राजा सूरजमल है, यानी सुजान सिंह है। इनकी प्रशंसा में लिखा गया सुजान चरित। सूदन कवि ने लिखा सुजान चरित। जो सुजान चरित है, सुजान मतलब सुजान सिंह है, जो कि भरतपुर के राजा हुए हैं सूरजमल, उन्हीं का नाम है, और उन्हीं की प्रशंसा में लिखा गया ये काव्य है सुजान चरित, जो कि एक वीर काव्य है। उसके बाद नीति काव्य भी लिखे गए, जैसे गिरधर दास कवि राय, उन्होंने नीति विषय कुंडलियाँ लिखी। दीनदयाल गिरी ने अन्योक्ति कल्पद्रुम नाम से नीति काव्य लिखा। उसके बाद भक्तिकालीन काव्य भी लिखा गया। अन्य काव्य में जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की वाग विभूति ये लिखा, और कलहण ने राज तरंगिणी जो रचनाएं हैं ये लिखी। इस तरह रीतिकाल में श्रृंगारिक काव्य के साथ साथ वीर काव्य, नीति काव्य, भक्ति काव्य और अन्य काव्य भी लिखे गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके काम आए और इससे आपको लाभ प्राप्त हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।